हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। आज हम अपने जेनेटिक्स का सेकंड लेक्चर देखने जा रहे हैं, जो कि है मेंडल के बारे में। मेंडल से रिलेटेड जितने भी तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आज हम उन सारे तरह के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। मेंडल से रिलेटेड बहुत तरह के क्वेश्चन आते हैं बेटा, 3-4 तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। उन 3-4 में से एक ना एक क्वेश्चन तो जरूर आ सकता है। तो आज के लेक्चर में से इतना मान के चलो, एक क्वेश्चन पक्का बनेगा। ओके, तो आज के लेक्चर में बेसिक बेसिक सी बातें हैं, बहुत जनरल सी बातें हैं, लेकिन क्योंकि बच्चों को पता नहीं होता तो वो लिख के आ नहीं पाते। तो आज वो सारे क्वेश्चंस हम कवर कर लेंगे मेंडल से रिलेटेड। ठीक है, फिर कल हम मेंडल के लॉ कवर कर लेंगे। ऐसे धीरे धीरे करके आपके मोस्ट प्रोबेबली 4 लेक्चर में आपका ये चैप्टर खत्म होगा, 4 से 5 लेक्चर मैक्सिमम। ओके, देखो, पहली बात तो आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि मेंडल के बारे में कुछ पॉइंट्स लिखने को आपको दे सकते हैं। तो मेंडल के बारे में क्या पॉइंट है, या फिर आपसे पूछा जा सकता है मेंडल का वर्क ड्यूरेशन कितना था, या आपको 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछता है। सो पहली बात तो आप ये लिखोगे, मेंडल वाज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स, जेनेटिक्स क्या होता है? स्टडी ऑफ हेरिडिटी। देखो, कई बच्चे ने मुझसे पूछा कि कल मैम आप बहुत शॉर्ट में बता रही हैं, क्या हम ऐसे लिख के आ जाए तो हो जाएगा? तो बेटा, जो कल का लेक्चर था ना, वो सिर्फ आपके समझने के लिए था, ताकि आगे की बातें आपको समझ में आए। उसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस नील के बराबर हैं। लेकिन अगर आपको वो क्वेश्चन नहीं समझ में, वो चीजें नहीं समझ में आती हैं, तो आपको बाकी चीजें नहीं समझ में आएंगी। इसलिए मैंने कल का लेक्चर पढ़ाया था। उसमें से 2-3 बातें आपसे पूछी जा सकती हैं। अलील क्या होता है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में या एमसीक्यू में। ठीक है, जीन्स क्या होते हैं, ठीक है, और कितने ह्यूमन के अंदर क्रोमोसोम्स है, ये सब वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन या फिर एमसीक्यू में पूछा जाता है। तो वहां पे आपको कोई बड़ा बड़ा स्टेटमेंट लिखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। जहां भी आपको बड़ा लिखना है वहां मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, आज का लेक्चर ऐसा है जिससे बड़े बड़े क्वेश्चन आ सकते हैं, मतलब 3-4 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, तो देखो, फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? आपके मेंडल हैं। पहला पॉइंट मेंडल के बारे में ये, मेंडल ने काम कितने साल किया था? एक्सपेरिमेंट, मेंडल का एक्सपेरिमेंट ड्यूरेशन अगर मैं बताऊं, एक्सपेरिमेंट ड्यूरेशन, मेंडल का एक्सपेरिमेंट ड्यूरेशन अगर मैं बताऊं, जस्ट अ मिनट, यस, मेंडल का एक्सपेरिमेंट ड्यूरेशन अगर मैं बताऊं तो वो रहा है 7 साल। कितना रहा है? 7 साल। अगर मैं बताऊं एग्जैक्टली उन्होंने किस साल के बीच में एक्सपेरिमेंट किया था, तो उन्होंने किया था 1856 से लेकर के 1863 तक। ठीक है, 7 सालों तक उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, मेंडल ने कुछ क्या बोलते हैं, मेंडल ने कुछ लॉ दिए थे अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू। वो 3 लॉ है, तीनों लॉ के आपने नाम लिखने हैं। मेंडल गेव, जस्ट अ मिनट, मेंडल ने कितने लॉ दिए थे? 3 लॉ दिए थे। ठीक है, मेंडल गेव 3 लॉज, 3 लॉ या पॉस्टुलेट भी कह सकते हो आप। 3 लॉ या पॉस्टुलेट उन्होंने दिए थे। पहला लॉ था लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, दूसरा लॉ था आपका लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, ऑफ गैमीट्स। ठीक है, तीसरा लॉ था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, असॉर्टमेंट। ठीक है, ये 3 लॉ किसने दिए थे? आपके प्यारे मेंडल ने दिए थे। लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स को सेग्रीगेशन भी कहते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी कहते हैं, सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। ठीक है, इसका 2 नाम है, मेंडल का सेकेंड लॉ के 2 नाम है। पहली बात तो आपसे ये कह सकता है मेंडल का फर्स्ट लॉ, तो आप कहोगे मेंडल का फर्स्ट लॉ लॉ ऑफ डोमिनेंस है। मेंडल का सेकेंड लॉ कौन सा है? लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, या उसी को कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मेंडल का थर्ड लॉ कौन सा है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्लियर? ये 3 लॉ उन्होंने दिए थे। आपको इतनी बातें ध्यान रखनी है मेंडल के बारे में। नेक्स्ट बात आपसे ये पूछता है कि ऐसा क्या हुआ कि अच्छा, एक बात सुनो, एक बात सुनो। मेंडल ने जब 1856 से 1863 तक एक्सपेरिमेंट किया, तो उनके एक्सपेरिमेंट को किसी ने माना ही नहीं। वो अपने एक्सपेरिमेंट को दिखाते हुए उन्होंने अपने एक एक्सपेरिमेंट को पब्लिश भी किया था एक पेपर वगैरह में, ताकि लोग उसके बारे में जाने। लेकिन साइंटिस्ट लोगों ने उन्हें माना ही नहीं, उनकी बातें मानी नहीं, कहा कि यार फालतू बात कर रहे हैं। ठीक है, फालतू बात कर रहे हैं, ये पता नहीं क्या कह रहे हैं। 34 सालों तक उनकी बातें नहीं मानी गई, 34 सालों तक। ठीक है, 34 सालों तक उनकी बातें नहीं मानी गई, उन्हें कोई अस्तित्व नहीं दिया गया, कहा कि पागल साइंटिस्ट है, कुछ भी बोल रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई प्रूफ नहीं था, एग्जैक्ट प्रूफ नहीं था उनके पास।
क्या क्या रीजन थे उनके काम अननोटिस रहने के, वो रीजन हमें पढ़ने हैं। आपसे पूछा जाता है व्हाट आर द रीजंस ड्यू टू विच द मेंडल्स डिस्कवरी रिमेन अननोटिस्ड, तो ये आपसे पूछा जाता है, ठीक है। और ये भी पूछा जाता है कि बाद में इसे किसने उजागर किया, उनका भी नाम बताओ, तो उनका भी नाम आपको पढ़ना है। तो सुनो जरा, मेंडल के मर भी गए थे बेचारे, मेंडल की मृत्यु हो गई थी, तब तक उनको कोई भाव नहीं दिया गया, और जब मर गए उसके बाद उनके काम को लोगों ने पहचाना। उनके मरने के कई सालों बाद उनके काम को पहचाना गया था, ठीक है। तो पहला तो सवाल ये आपसे पूछा जा सकता है यहाँ से कि मेंडल का डिस्कवरी अननोटिस रहने के क्या कारण रह गए थे, क्यों लोग उनके वर्क को नहीं समझ पाए। इसका रीजन आपको देखना है, तो देखो स्क्रीन पे मैंने ऑलरेडी लिख लिया ताकि टाइम सेव हो सके। लैक ऑफ कम्युनिकेशन। उस समय जब 1800 की बात है, वो 1863 1856 की बात है, तो मेंडल क्या था। अच्छा एक और बात सुनो, 1856 से 1863 तक उन्होंने वर्क किया था। वर्क करने के तुरंत बाद ही तो उन्होंने पब्लिश नहीं कर दिया होगा। 2 साल बाद 1865 में उन्होंने अपने वर्क को पब्लिश किया था। कहाँ पब्लिश किया था? एक पेपर में, ठीक है। एक्सपेरिमेंट ऑन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ प्लांट्स नाम का एक पेपर था, उन्होंने वहां पब्लिश किया था। नाम जरूरी नहीं है इसलिए मैं नहीं लिखवा रही, बस ये डेट याद रखना कि 1865 में उन्होंने अपना वर्क दुनिया के सामने लाया था। लेकिन उनके वर्क को किसी ने तवज्जो नहीं दी, किसी ने नहीं माना कि मेंडल तुमने अच्छा काम किया है। मेंडल बेचारे चिल्लाते चिल्लाते मर गए, लेकिन उनके मरने तक भी किसी ने नहीं माना उनकी बात को। उनके मरने के बाद वापस से डिस्कवरी हुई, तब आज हम और आप उनके बारे में जान पा रहे हैं। 3 साइंटिस्ट की वजह से, वो 3 साइंटिस्ट अभी देखते हैं। मेंडल का डिस्कवरी क्यों अननोटिस रहा, इसको समझते हैं। मेंडल का डिस्कवरी इसलिए अननोटिस रहा क्योंकि उस टाइम कम्युनिकेशन अच्छा नहीं था। उन्होंने जिनके सामने प्रस्तुत किया वो 10-15 साइंटिस्ट थे, और उन्होंने नकार दिया, तो मेंडल को लगा कि चलो खत्म है अब बात। अच्छे अच्छे साइंटिस्ट लोगों ने नकार दिया। उस समय डार्विन का बड़ा बोलबाला था, और डार्विन ने जो बातें कही थी वो इनके अपोजिट पड़ रही थी, ठीक है। तो इसीलिए डार्विन के खिलाफ किसी ने बोलने की हिम्मत नहीं की, तो मेंडल का किसी ने सपोर्ट भी नहीं किया। ओके, तो कम्युनिकेशन की कमी की वजह से, अगर उस समय सोशल मीडिया होती और वो अपना वर्क सोशल मीडिया पे दिखाते, तो सोचो करोड़ों लोगों के पास वर्क जाता वो। तो करोड़ों में से, मतलब अगर ये सही वर्क है तो बहुत लोग ऐसे सामने आते जिन्हें लगता कि हाँ भाई सही तो कह रहा है ये। लेकिन ये जितने लोग के पास गए वो लोग बड़े कम थे, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स इनके पास नहीं थी, और कम्युनिकेशन का कोई माध्यम भी नहीं था खास। सिर्फ न्यूज़पेपर था, न्यूज़पेपर बहुत कम लोग पढ़ते थे। तो लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से इनका वर्क अननोटिस रहा, यानी कि लोगों के सामने नहीं उजागर हुआ, ठीक है। दूसरी बात, ये थे बेचारे एक मॉन्क। क्या थे? मॉन्क। मॉन्क मतलब प्रिस्ट, प्रिस्ट मतलब होता है पादरी। जैसे कि हमारे मंदिर वगैरह में पंडित होते हैं, मस्जिद वगैरह में मौलवी वगैरह होते हैं, वैसे ही क्रिश्चियन लोगों में प्रिस्ट होते हैं, पादरी होते हैं, जिसे आप फादर कहते हो। तो ये मंदिर के फादर थे। अब ये कोई साइंटिफिक वाली बात कहेंगे, जनरली पंडितों से एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि वो साइंटिस्ट जैसी बात करें। उनसे एक्सपेक्ट यही करा जाता है कि भगवान से रिलेटेड बातें करेंगे, गॉड से रिलेटेड बातें करेंगे। तो ऐसे ही आपके मेंडल थे, उनको एक्सपेक्ट किया गया कि अरे ये तो पादरी हैं, ये तो गॉड से रिलेटेड बातें करते हैं, ये साइंटिस्ट थोड़ी है जो इनकी बातें मानी जाए। तो क्योंकि वो पादरी थे, वो साइंटिस्ट नहीं थे, और ऊपर से वो मैथमेटिशियन थे। क्या थे? मैथमेटिक्स वाले बैकग्राउंड से थे, ठीक है, मैथमेटिक्स के बैकग्राउंड से थे। तो उनकी बात को सबने ऐसे तुच्छ कर दिया, करे फालतू बात कर रहे हैं, छोड़ो इनको। तो ये भी एक कारण था जिसकी वजह से मेंडल का वर्क अननोटिस रहा। तीसरा रीजन तीसरा रीजन ये था बेटा कि उन्होंने, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, शिट, जस्ट अ मिनट बेटा प्लीज। ओके, ये लाइन गलती से मेरे आ गई, हट नहीं रही है। आई एम सॉरी फॉर दैट। आप यहाँ से देख सकते हो, आई होप आपको दिख तो रहा होगा, मैं ऐसे ही बोल देती हूँ। फर्स्ट टाइम उन्होंने स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल किया था और मैथमेटिक्स का इस्तेमाल किया था बायोलॉजी के कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए। तो लोगों ने कहा मैथ एक अलग ब्रांच है, बायोलॉजी एक अलग ब्रांच है, मैथ बायोलॉजी में कैसे घुस जाएगा। तो इस वजह से भी उनको लोगों ने क्या कर दिया, नकार दिया। यूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स मतलब कैलकुलेशन वगैरह यूज किया था उन्होंने, मैथमेटिक्स का यूज किया था रिजल्ट्स निकालने में। तो लोगों ने उनको नकार दिया, कहा कि अरे पागल है ये, मैथमेटिक्स ला रहा है बायोलॉजी में, पागल है ये, छोड़ो इसको। तो ये भी तीसरा रीजन था। और चौथा रीजन ये था कि मेंडल ने सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर की बात की थी। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर मैंने कल आपको बताया था, यानी कि अगर कोई छोटा है तो दूसरा बहुत बड़ा,
छोटा और बहुत बड़ा, बीच वाली चीजों के बारे में उन्होंने बात नहीं की। लेकिन सबको पता है हाइट या तो सिर्फ छोटी सिर्फ बड़ी नहीं होती है, मीडियम भी होती है। पर मेंडल ने हर कैरेक्टर सिर्फ कॉन्ट्रास्टिंग बताया, मीडियम वाले कैरेक्टर के बारे में कोई बात नहीं की। तो मेंडल की बात लोगों को सही नहीं लगी, रियल लाइफ वाली नहीं लगी, इसलिए उन्हें नकार दिया गया। एक पांचवा भी बता देती हूँ मैं। पांचवा बात ये था, इनके पास कोई प्रूफ नहीं था अपने काम का। इन्होंने जस्ट एक हाइपोथेसिस दी थी कि देखो ऐसा ऐसा हो रहा है, लेकिन क्यों हो रहा है एग्जैक्टली इसका कोई वजह उनके पास नहीं था। ठीक है, तो ये 5 रीजन थे मेंडल के अनसक्सेसफुल होने के, कह सकते हो, या फिर मेंडल का वर्क अननोटिस किए जाने के। ठीक है, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, व्हाट आर द कॉजेज ड्यू टू विच मेंडल्स डिस्कवरी रिमेन्ड अननोटिस्ड। कब तक अननोटिस रहा बेटा? 1900 तक। कब तक अननोटिस रहा? 1900, 1900 तक ये अननोटिस रहा उनका वर्क। ठीक है, 1900 ईस्वी के बाद कौन आया? आपके आए, जस्ट अ मिनट, यस, आपके आए कार्ल कोरेंस और ह्यूगो डिवरीज और वॉन स्केमार्क। ये 3 साइंटिस्ट ने क्या किया? मेंडल का वर्क वापस से डिस्कवर किया। वापस से डिस्कवर किया, उन्हें लगा अरे बात सही तो बात कह रहे थे ये, इन्होंने कुछ गलत तो नहीं किया। ये तीनों साइंटिस्ट भी उसी फील्ड में डिस्कवरी कर रहे थे और बाद में इन्हें लगा कि अरे मेंडल बिल्कुल सही थे, उनके साथ बड़ी नाइंसाफी हुई है, तो चलो उनको तवज्जो देते हैं। अगर ये लोग चाहते तो अपना नाम उजागर कर लेते, उनको तवज्जो क्यों देते? लेकिन ये बड़े ईमानदार साइंटिस्ट थे, इन्होंने कहा कि नहीं भाई, मेंडल ने बिल्कुल सही कहा था, देखो ऐसा ऐसा मेंडल ने कहा था और इसका लो लाइफ प्रूफ हम दे रहे हैं। तो इन तीनों साइंटिस्ट ने मेंडल के वर्क को रीडिस्कवर किया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, हु डिस्कवर्ड मेंडल्स वर्क? तो आप कहोगे कार्ल कोरेंस। ठीक है, कार्ल कोरेंस और ह्यूगो डिवरेस और वॉन स्केमार्क, इन तीनों ने क्या किया था? मेंडल के वर्क को रीडिस्कवर किया था। ठीक है, इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। अब बात आती है कि मेंडल के सक्सेसफुल होने के क्या रीजन थे, कि ऐसा क्या चीजें उन्होंने चूज किया जिसकी वजह से वो सक्सेसफुल हुए थे अपने एक्सपेरिमेंट में, किस वजह से वो रिजल्ट निकाल पाए थे, ये भी बातें हमें देखनी है। ठीक है, तो चलो ये भी बातें देखते हैं। मैं पूरी चीजें मिटा दे रही हूँ आपके लिए, फिर मैं बताती हूँ आपको मेंडल के सक्सेसफुल होने के क्या रीजन थे। ओके, हाँ, देखो, मेंडल के वर्क को सक्सेसफुल होने के लिए क्या रीजन थे? व्हाट वाज द रीजन फॉर द सक्सेस ऑफ मेंडल? ठीक है, व्हाट वाज द रीजन ऑफ सक्सेस ऑफ मेंडल? मेंडल क्यों सक्सेसफुल हुए? सक्सेस ऑफ मेंडल। ठीक है, व्हाट वाज द रीजन फॉर सक्सेस ऑफ मेंडल? ठीक है, मेंडल के सक्सेसफुल होने के क्या रीजन थे? क्या ऐसी चीजें मेंडल ने की थी जिसकी वजह से वो सक्सेसफुल? पहली बात तो ये कि उन्होंने पी प्लांट चूज किया था, ही चोज पी प्लांट। ओके, मैं जो बोलती हूँ आप उसमें ऐड कर लिया करो थोड़ा बहुत। ही चोज पी प्लांट, उन्होंने क्या किया था? पी प्लांट चूज किया था। पी प्लांट से क्या फायदा हुआ भाई? पी प्लांट से ये फायदा हो गया कि पी प्लांट हैव कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर क्या होते हैं मैंने पिछले लेक्चर में अच्छे से समझाया, अगर आपको नहीं पता तो पिछला लेक्चर जाके देखो, इसलिए समझाया था। ये आपसे वर्ड नहीं पूछता है लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर 7 होते हैं, मैंने लिखवाया भी था कल, एक मैंने स्क्रीनशॉट अटैच किया था लास्ट में, आप उसको जरूर याद कर लेना, उसमें से 3-4 जरूर याद कर लेना। आपसे कभी कभी पूछता है कि व्हाट आर द कैरेक्टर्स सेलेक्टेड बाय मेंडल, तो 3-4 आपको लिखने पड़ते हैं। ठीक है, हाँ, पहली बात तो उन्होंने पी प्लांट चूज किया जिसके पास कंट्रास्टिंग कैरेक्टर थे। पी प्लांट की लाइफ साइकिल क्या थी? पी प्लांट लाइफ साइकिल शॉर्ट, पी प्लांट हैव शॉर्ट लाइफ साइकिल। ठीक है, हैव शॉर्ट लाइफ साइकिल। पी प्लांट की लाइफ साइकिल बेटा बहुत छोटी होती है। ठीक है, लाइफ साइकिल कितनी होती है? 5 मंथ्स के लगभग कह सकते हो, 5 to 6 मंथ कह सकते हो। 5 to 6 मंथ है, यानी कि बार बार कई जनरेशन तक वो स्टडी कर सकते हैं। अगर मान लो इंसानों पे स्टडी करने बैठ गए तो एक इंसान के बारे में जानते जानते उसके मरते मरते आपको लग जाएगा 100 साल, मतलब 2 जनरेशन आपको पढ़ने में कम से कम 100 साल लग जाएंगे। क्या 100 साल तक जिंदा रहोगे? नहीं। किसी ऐसे ऑर्गेनिज्म को पकड़ लिया जिसकी लाइफ साइकिल बहुत लंबी है तो उसको कई जनरेशन तक उसको पढ़ने में बहुत दिक्कत आ जाएगी। तो मेंडल ने पी प्लांट सेलेक्ट किया जिसकी लाइफ साइकिल बहुत कम थी, तो वो कई जनरेशन तक स्टडी कर पाए। ठीक है, ये एक रीजन था मेंडल की सक्सेस का। तीसरा रीजन देख लेते हैं क्या था मेंडल की सक्सेस का।
तीसरा रीजन ये था बेटा कि जो आपके मेंडल थे ना, मेंडल ने जो पी प्लांट सेलेक्ट किया था उसमें बोथ सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन पॉसिबल था। सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन इज पॉसिबल। सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन दोनों क्या था? पॉसिबल था। पॉसिबल था यानी सेल्फ पॉलिनेशन भी करा सकते हो, उसी फूल का उसी फूल में पॉलिनेशन करा सकते हो जिससे प्योर बनेंगे, प्योर प्लांट्स बनेंगे, जिसको प्योर लाइन कहते थे मेंडल। ठीक है। और क्रॉस पॉलिनेशन मतलब एक प्लांट का पॉलन ग्रेन लाए दूसरे प्लांट के फ्लावर पे गिराए, वो क्रॉस पॉलिनेशन। अगर आपको सेल्फ क्रॉस नहीं पता है तो चैप्टर नंबर 2 में मैंने पढ़ा रखा है। ठीक है। ओके, सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन। अच्छा, सेल्फ की स्पेलिंग मैंने गलत लिखी है, मैं वापस लिख दे रही हूँ। सेल्फ सेल्फ अरे क्या कर रही हूँ मैं, मेरी बुद्धि फिर जाती है कभी कभी। हो जाता है बेटा, है ना। जब जब कई चीजें साथ ना दे रही हो, लैपटॉप भी खराब हो, लैपटॉप हैंग कर रहा हो, उसके बाद भी पढ़ाना, तो आधा दिमाग तो वहीं लगा रहता है। चलो धीरे धीरे ले लेंगे, पैसे तो इकट्ठा होने दो। बोथ सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन इज पॉसिबल। ठीक है, बोथ सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन क्या होते हैं? पॉसिबल होते हैं आपके पी प्लांट में। ओके, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट होता है आपका फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट ये था कि उन्होंने क्या किया था, उन्होंने प्लांट पी प्लांट सेलेक्ट किया था जिसको कल्टीवेट करना बहुत इजी था। इजी टू कल्टीवेट, इजी टू कल्टीवेट, कल्टीवेट पी प्लांट। मतलब बहुत आसानी से उसे उगा ले रहे थे। ऐसा नहीं कि उसमें बहुत तामझाम था, बहुत खर्चीला पौधा था। खर्चीला होता, उनके पास पैसे ही नहीं थे, पादरी थे बेचारे। तो अगर बहुत खर्चीला होता, बहुत तामझाम होता उसको उगाने में, तो मेंडल अपना वर्क छोड़ देते बीच में, है ना, वर्क छोड़ देते बीच में। पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने पी प्लांट सेलेक्ट किया था। उन्होंने क्या सेलेक्ट किया था? पी प्लांट, जो कि उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित हुआ था कई मायनों में। उनका बहुत हेल्प किया, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, कम लाइफ साइकिल, इजी टू कल्टीवेट, क्रॉस एंड सेल्फ पॉलिनेशन, ये चारों बातें मेंडल को बहुत हेल्प की थी अपना रिजल्ट निकालने के लिए। तो आपसे पूछा जाए कि वाई मेंडल सक्सीड या वाई ही चोज पी प्लांट, व्हाट वाज द रीजन ऑफ सक्सेस ऑफ मेंडल, तो उन सबका आंसर यही है। ठीक है, उनका सबका आंसर यही है। तो कई तरह के क्वेश्चन आज हमने डिस्कस कर लिए। एक और बात आपसे पूछी जाती है कि व्हाट वर द स्टेप्स टेकन बाय मेंडल वाइल कल्टिवेटिंग द पी प्लांट। मेंडल ने कौन से स्टेप्स लिए थे पी प्लांट को कल्टिवेट करने के लिए? तो मैं आपको बता दूं, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का स्टेप उन्होंने लिया था, जो कि हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था। शॉर्ट में मैं यहाँ पे बता देती हूँ ताकि आपका ऐसा ना लगे कि गायब हो गया। चैप्टर नंबर 2 में हमने डिटेल में पढ़ा था, अभी मैं आपको शॉर्ट में बता दे रही हूँ। मेरा पेन गिर गया, मैं उठा लूं। ठीक है, चलो देखो, मैं इस पूरे को मिटा देती हूँ। यस, देखो, मेंडल ने कुछ स्टेप्स अपनाए थे आपके क्या कहते हैं उसे, हाइब्रिडाइजेशन कराने के लिए, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन करवा के रिजल्ट निकालने के लिए। वो 3 लॉ जो उन्होंने दिए ना, वो कुछ क्रॉस करवा के दिए हैं जो हम कल पढ़ने वाले हैं। ओके, तो मेंडल ने क्या स्टेप अपनाए थे? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का स्टेप अपनाया था। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का स्टेप उन्होंने अपनाया था। हाइब्रिडाइजेशन, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का उन्होंने स्टेप अपनाया था। क्या स्टेप होते हैं भाई? स्टेप ये होते हैं, देखो, नंबर 1 स्टेप होता है इमैस्कुलेशन, इमैस्कुलेशन। ठीक है, इमैस्कुलेशन। नंबर 2 स्टेप होता है बैगिंग। नंबर 3 स्टेप होता है टैगिंग। ठीक है, टैगिंग। ये मैं बता चुकी हूँ, फिर भी एक बार वापस से बता दे रही हूँ। इमैस्कुलेशन मतलब होता है किसी फ्लावर में से एंथर को काट करके निकाल देना। मैं वर्बली बता रही हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी लिखवा रखा है। इमैस्कुलेशन मतलब कटिंग ऑफ एंथर और रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम ए फ्लावर। ठीक है, नेक्स्ट बैगिंग मतलब होता है जो फीमेल पार्ट बचा है उसको बैग से कवर करना, बटर पेपर वगैरह से उसको कवर करते हैं। ठीक है, टैगिंग मतलब होता है कि अगर मान लो किसी एक ही प्लांट पे तो वो एक्सपेरिमेंट कर नहीं रहे हैं, कई सारे प्लांट्स पे कर रहे हैं, तो जिस प्लांट पे एक्सपेरिमेंट करते हैं उस पर टैग लगा देते हैं, अच्छा ये वाला प्लांट का मैंने अब निकाला था और अब इसमें पॉलन ग्रेन डाला था, ऐसी चीजों का टैग लगा देते हैं उसमें ताकि एक्सपेरिमेंट करने में आसानी हो। तो सीधी सी बात है, इमैस्कुलेशन, बैगिंग, टैगिंग, ये 3 स्टेप में मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट पूरा किया था।
सभी एक्सपेरिमेंट। आपसे ये भी पूछा जा सकता है व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय मेंडल इन क्रॉस पॉलिनेशन। पूछने का ढंग अलग अलग हो सकता है बेटा, पर आंसर यही सेम रहेगा, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। तो मेंडल से जुड़े जितने भी सवाल आने लायक थे वो सारे सवाल मैंने डिस्कस कर दिए। कुछ शब्द आपको जानने हैं, कुछ शब्द जान लो। एक शब्द होता है प्रोजेनी, प्रोजेनी ये वर्ड आपको परेशान करेंगे। एक शब्द होता है फीलियल, नेक्स्ट होता है आपका ऑफस्प्रिंग। इन सब का मतलब होता है बच्चे, मतलब कुछ पेरेंट होंगे, पेरेंट के बच्चे होंगे, तो बच्चों को हम क्या कहेंगे, प्रोजेनी, फीलियल या ऑफस्प्रिंग कहेंगे। फीलियल वर्ड आपको जेनेटिक्स में बड़ा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये याद रखना, फीलियल मतलब होता है बच्चे। जैसे पेरेंट्स है, पेरेंट्स के बच्चे हम, तो हम उनके क्या है, फीलियल हैं, ओके, और वो हमारे पेरेंट्स हैं। ऐसे आप याद रख सकते हो। एक और शब्द आता है बेटा फिनोटाइप। क्या होता है, फिनोटाइप। फिनोटाइप मतलब होता है वो कैरेक्टर्स जो आपको बाहर से दिखे। मैंने कल आपको कैरेक्टर्स बताए थे क्या होते हैं, बोला था बाहर से दिखने वाले भी चीजें कैरेक्टर हैं, अंदर की चीजें भी कैरेक्टर्स हैं। लेकिन जो कैरेक्टर्स बाहर से दिखे, ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, आपके फिनोटाइप्स होते हैं, ठीक है। ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज फिनोटाइप, ओके, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जीनोटाइप। जीनोटाइप क्या होते हैं, जेनेटिक कंपोजिशन, जेनेटिक कंपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑफ ऑर्गेनिज्म इज जीनोटाइप। एग्जाम्पल आपको देने बोल सकता है, अगर 2 नंबर का क्वेश्चन आया तो आप एग्जाम्पल दोगे, ठीक है, एग्जाम्पल सहित लिखोगे। एग्जाम्पल क्या होता है मैं बताती हूँ। देखो, फिनोटाइप का एग्जाम्पल हो गया जैसे आई कलर, आई कलर आप बाहर से देख सकते हो, ठीक है। स्किन कलर आप बाहर से देख सकते हो, ये क्या ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। हेयर का कलर निकाल लो, ठीक है, आपके नाक का शेप निकाल लो, बड़ा है छोटा है, ठीक है, कुछ भी ऐसे आपके ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फिनोटाइप्स है। एग्जाम्पल सहित आप लिख के आना अगर फिनोटाइप पूछे तो। नेक्स्ट, हाँ, इसको बढ़ा चढ़ा के आगे लिख सकते हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स लिख के चले आओ, ठीक है। ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज फिनोटाइप, ऐसे बढ़ा के तो लिख सकते हो ना, 12 में आ गए हो इतना तो कर सकते हो। जीनोटाइप, जीनोटाइप क्या है, जेनेटिक कंपोजिशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज इट्स जीनोटाइप, ठीक है। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, ये सब क्या है, जीनोटाइप। अब मैम ये क्या आ गए, मैं बताती हूँ। मैंने आपको कल अलील बताया था ना, अलील, किसी भी कैरेक्टरिस्टिक्स को दिखाने के लिए कुछ जीन होते हैं और हर जीन के एटलीस्ट 2 अलील होते हैं, मैंने आपको बताया था। तो जैसे मान लो मैं जीन कहूँ, हाइट वाला जीन है, हाइट का क्या है, जीन है, हाइट का जीन है हमारे पास, तो उस जीन के 2 अलील होंगे। कौन कौन से अलील, एक कैपिटल टी, एक स्मॉल टी। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स है, कॉन्ट्रास्टिंग मतलब कैपिटल टी वाला टॉल होगा, लंबा होगा, स्मॉल टी मतलब ड्वार्फ होगा, छोटा होगा, ठीक है। हाइट या तो लंबी हो सकती है या तो छोटी हो सकती है, ऐसा मेंडल ने कहा था, बीच की कोई बात मेंडल ने नहीं की थी। इसी को कहते हैं कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। तो कैपिटल टी मतलब है टॉल यानी कि बड़ा, स्मॉल टी मतलब है ड्वार्फ यानी कि छोटा, ठीक है। तो ये जेनेटिक कंपोजिशन, ये जीन में आपके प्रेजेंट है, कैपिटल टी स्मॉल टी। आप अगर छोटे हो तो मतलब आपके अंदर स्मॉल टी है, बड़े हो तो कैपिटल टी है या कैपिटल टी स्मॉल टी है, ऐसे करके कंपोजिशन होता है। मैं कल इस बारे में डिटेल में डिस्कस करूंगी, ओके। तो कल मेंडल के तीनों लॉ हमें समझने हैं, तीनों लॉ क्या कहते हैं और उससे जुड़ी कुछ बातें हमें देखनी है, उससे जुड़े कुछ क्रॉस हमें पढ़ने हैं। कोशिश करेंगे कल के लेक्चर में तीनों लॉ खत्म हो सके, ओके। सो विश यू ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे से प्रिपरेशन करो और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका रिविजन। अभी हम लोग का मैक्सिमम चैप्टर खत्म हो गए हैं, सेकंड लास्ट चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। आपके सारे चैप्टर मैं कवर करवा चुकी हूँ, खाली 5th और 6th बचा हुआ है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका रिविजन। आप इधर उधर मतलब बहुत सारी चीजों के चक्कर में मत फंसो कि एमसीक्यू कर ले, पीवाईक्यू कर ले, ये कर ले, वो कर ले। जितना मैंने पढ़ा दिया आप उसको रिवाइज कर लो शांति से, तब भी आपका निकल जाएगा और बहुत ही अच्छे नंबर से निकल जाएगा बेटा। आप 10 चीजों के चक्कर में रहोगे, फंस के रह जाओगे। शांति से जो मैंने पढ़ाया है उसका रिविजन करो, ज्यादा से ज्यादा रिविजन करो, जितना रिविजन कर लोगे उतना ही बेस्ट होगा आपके लिए। अदरवाइज एग्जाम में ऐसी कंडीशन आएगी कि आपको पता तो होगा कि मैंने पढ़ाया है, पर मैंने क्या पढ़ाया आपको याद नहीं आएगा, और वो सबसे बुरी स्थिति होती है, ठीक है।
तो आप अच्छे से रिविजन करो, रिविजन पे फोकस करो। हम धीरे-धीरे जैसे ही ये चैप्टर खत्म कर लेंगे, उसके बाद हम एमसीक्यू या पीवाईक्यू पे आ जाएँगे, ठीक है? पर पहले आप कोर्स खत्म करो और ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन करो। जितना रिविजन कर लोगे, उतना ही आसानी होगी आपको पीवाईक्यू और एमसीक्यू प्रैक्टिस करने में। आप 3-4 दिन भी प्रैक्टिस कर लोगे ना पीवाईक्यू, एमसीक्यू इनफ रहेगा आपके लिए। पर पहले आप रिविजन करो। मेरा यही सजेशन है आप सबके लिए। ओके? सो विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम मेंडल्स के लॉ पढ़ेंगे। अगेन इम्पोर्टेंट लेक्चर होगा वो। ठीक है? चलो।